तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अभी हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली, अच्छी बात है। तो अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो डायरेक्ट फंक्शंस का पढ़ा है। जैसे पावर रूल में हमने y(x⁴n), यहाँ पर y और x का डायरेक्ट आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर dy/dx आप पता कर पा रहे थे कि n(x⁴n-1) था। अगर बच्चों कहीं y sin x था तो यहाँ पर dy/dx आप डायरेक्टली पता कर ले रहे थे cos x, डायरेक्ट फंक्शन था। y वाज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर y e⁴x था, डायरेक्ट फंक्शन है, y यहाँ पर x का डायरेक्ट फंक्शन है, तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पर y और x का डायरेक्ट ग्राफ बन जाएगा, तो dy/dx आप पता कर लेंगे। बच्चों अगर यही रहता कि z sin y, तो आप dz/dy पता कर सकते थे cos y। ये भी मैंने आपको उस समय बताया था, कुछ अलग अलग वेरिएबल्स लेके। यहाँ पे z वर्सेस y का ग्राफ बन जाता कुछ ऐसा। फिर भी क्या है, z इज डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ भी ये डायरेक्ट फंक्शन है। अगर यहाँ पे p = ln z रहता तो dp/dz डायरेक्टली पता कर सकते थे 1/z। जितना फॉर्मूला बताया है उसके अलावा कुछ और आ जाए तो वो तकलीफ देगा। मैक्सिमम केसेस में चेन रूल ही उसका उपाय है। अब चेन रूल कब यूज होता है? कंपोजिट फंक्शंस में, जहां डायरेक्ट, आपको नजर आ जाएगा मैं जो बोलने वाला हूं अभी, है कि नहीं? जैसे कोई आपको बोल दे बच्चों y = sin x³, यहां पर y इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुज इनपुट इज x³ नॉट x। तो यहां ऐसे मत लिखने लगना कि dy/dx = cos x³। नहीं भाई साहब, ये एकदम गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में एक और फंक्शन है, यहाँ डायरेक्ट x नहीं है। यहाँ y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x³ x³ इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ क्यूबिक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब हम ये भी एक फंक्शन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको मान लो gx = x³, कोई दिक्कत वाली बात। और साइन को मान लो f, तो y को लिखना पड़ेगा f ऑफ gx, मतलब फंक्शन का फंक्शन। y इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए क्यूबिक फंक्शन। ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, मैं बताऊंगा आपको, बट मैं ये बता रहा हूँ फंक्शन के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। जैसे एक और कंपोजिट फंक्शन के y = e⁴ sin x। यहाँ बच्चों y डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x थोड़े ही ना है। यहाँ पर x का डायरेक्ट फंक्शन तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ y क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मान लो बच्चों कि f(x) = हमने मान लिए हैं यहाँ पर sin x, कोई दिक्कत वाली बात? तो y = हम लिखेंगे e⁴fx। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये भी क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। और ध्यान से आप देखिए कैसे कैसे फंक्शन से आपको दर्शन होते रहेगा। यहाँ पर आप देखिए y = मान लो बच्चों sin x है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? sin x⁴1/2। अरे भाई पावर रूल तो अलग था, तो पावर रूल कब लगता था? y = x⁴1/2 रहता था तो डायरेक्ट dy/dx कर लेते थे। y = sin x रहता था तो डायरेक्ट dy/dx कर लेते थे। पर यहाँ sin x⁴1/2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है भाई?
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन है, मतलब ये भी फंक्शन का फंक्शन है। यहाँ दो फंक्शन मिला हुआ है, तो यहाँ भी हम चेन रूल लगाएंगे कैसे वो हम बताएंगे आपको। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। अब बच्चों log ऑफ यहाँ sin x रहे, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लोगरिथमिक फंक्शन है, ये भी खतरा है। अगर y इज इक्वल टू सिंपली log x या ln x रहता था, बेस ई ले लेते हैं तो ln बोलते हैं, तो डायरेक्ट dy बाई dx पता कर सकते थे। y इज इक्वल टू sin x होता तो डायरेक्ट पता कर सकते थे। समझे कि नहीं? यही बात नहीं है बच्चों, अभी देखो, बस इतना ही बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिख जा रहा है, कुछ आपको बहुत आसान लगेगा, वो भी थोड़ा सा तकलीफ है। y इज इक्वल टू साइन, अगर एंगल में 5x रहे, 2x रहे, 3x रहे, ये भी डायरेक्ट x नहीं है, ये भी y x में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये भी यहाँ पर मान के चलो बच्चों gx इज इक्वल टू 5x, यहाँ x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। ये क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये भी एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन के इनपुट में अगर फंक्शन आ जाए, डायरेक्ट x नहीं आए, तो उस फंक्शन को हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोलेंगे। दो फंक्शन मिला जुला हुआ रहे तो हम बोलेंगे कि वो क्या है। जैसे y इज इक्वल टू कॉस, एंगल में e टू द पावर x है, अरे भाई y डायरेक्ट x का फंक्शन थोड़ी है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है y। तो इस टाइप के मिले जुले हुए कंबाइंड फंक्शन को, जहाँ दो फंक्शन साथ साथ हो, फंक्शन में फंक्शन हो, फंक्शन का फंक्शन हो, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये तो फंक्शन में फंक्शन है, अभी फंक्शन में फंक्शन भी हो सकता है। जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ln x। देखो बच्चों खतरनाक, क्या खतरनाक, यहाँ लोगरिथमिक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन है। क्यों भाई? पावर भी तो है, साइन ln x का होल टू द पावर 1/2। यहाँ पर लोगरिथमिक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ओनियन की तरह लेयर बाय लेयर फंक्शन जुड़ा हुआ है बच्चों। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करें? तो सबसे पहले मैं दो लेयर तोड़ना आपको बताऊंगा, लेयर के ऊपर लेयर, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो बच्चों, पहला अगर y इज इक्वल टू दिया है बच्चों साइन, जो एग्जाम्पल लिया था x3, तो यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, सिर्फ यहाँ एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, डायरेक्ट नहीं है, बस एक लेयर ब्रेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कहते हैं लेट, कोई एक वेरिएबल मान लो, यहाँ पे t नहीं है तो t इज इक्वल टू x3 मान लो। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन t कुछ पल के लिए, अच्छी बात है। तो बच्चों dy बाई डी टी हम पता कर सकते हैं क्या? हाँ सर, ये डायरेक्ट y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई डी टी हम cos t बोल सकते हैं। ऐसा मैं बार बार बताया हुआ हूँ कि y अगर साइन p होता तो dy बाई डी पी cos p हो जाता, क्योंकि यहाँ पे y इज डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p, सो y इज डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। अगर बच्चों यहाँ पे t इज इक्वल टू x3 है, तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि t इज अलजेब्राइक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, यानी पावर रूल 3x²। लेकिन बच्चों एक सुंदर सा चीज़ नज़र आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो लिखेंगे हम dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 3x²। यानी बच्चों dt से dt कट गया, t बस मानना पड़ा था हमको ताकि लाइफ इजी कर दे।
तो dy बाई डी एक्स हो गया बच्चों 3x² इंटू कॉस टी के जगह फिर से आप पुट कर दीजिए x³। मज़ेदार बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आपके हाथों पे बैठ जाएगा। कुछ मानना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है और मान के काम हो जाता है, मान के काम हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। तो हम मान लेंगे बच्चों लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y क्या हो गया बच्चों t³। तो अब y डायरेक्टली t के टर्म्स में पावर रूल को फॉलो करते हुए डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3t²। अब बच्चों dt बाई डी एक्स भी हम आराम से पता कर सकते हैं बच्चों, dt बाई डी एक्स हम पता कर सकते हैं बच्चों cos x। यानी कि बच्चों अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आराम से रूल है, dt इंटू डी टी बाई डी एक्स। कितना मज़ेदार बात है यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3t² इंटू कॉस एक्स, यानी कि बच्चों 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना लाइफ इजी है बच्चों, इतना लाइफ इजी हो सकता है क्या किसी का? कितना आसान है। ओह, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर बच्चों यहाँ पे और गौर से देखिए आप, y इज इक्वल टू अंडर रूट ln x रहता, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ln x का पावर 1/2, मतलब लोगरिथमिक फंक्शन का अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ ln x को अगर आप t मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/2 हो जाता है। मतलब बच्चों dy बाई डी टी 1/2 रूट टी हो जाएगा, देख लीजिए t के पावर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर dt बाई डी एक्स 1/x हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, dt बाई डी एक्स क्या आ गया है बच्चों 1/x, यानी कि आ जाएगा 1/x इंटू 1/2 रूट t का मतलब ln x, यानी कि आंसर आ गया बच्चों dy बाई डी एक्स 1/2x अंडर रूट ln x। मेरे को लग रहा है कि आपको अब समझ में आने लगा है। अगर बच्चों ऐसा रहे y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x, ऐसा कुछ रहे, तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा बच्चों? यहाँ पे डायरेक्ट e टू द पावर x को t मान लीजिए। कितना लाइफ इजी है। तो y कितना हो गया साइन ऑफ t, यानी dy बाई डी टी क्या हो गया बच्चों? डायरेक्ट t का फंक्शन हो गया, तो cos t के जगह फिर से वही वैल्यू पुट कर देंगे, और dt बाई डी एक्स बच्चों यहाँ हो गया e टू द पावर x। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स हो जाएगा e टू द पावर x इंटू कॉस t के जगह e टू द पावर x। अब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आने लगा है। अब जैसे तकलीफ क्या थी आपको, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सवाल, y इज इक्वल टू साइन 2x रहे, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? लेट, चूँकि यहाँ डायरेक्ट y इज नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, इनपुट में 2x है, तो x के अलावा कुछ भी रहे तो उसको मानना पड़ेगा। तो लेट t इज इक्वल टू 2x, तो dt बाई डी एक्स यहीं से पता कर लिया कि 2 हो गया बच्चों, और y इज इक्वल टू साइन t, तो अब dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया बच्चों cos t, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लीकेशन आ गया, dy बाई डी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस टी, कॉस ऑफ e टू द पावर, सॉरी कॉस ऑफ 2x, सॉरी कॉस ऑफ 2x यहाँ पे आ गया। मेरे को लग रहा है कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लगी हैं, अच्छी बात है।
अगर जो एफ एक्स फंक्शन है अपना वो एफ एक्स ना होके एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाए, मतलब इनपुट में एक्स के जगह ए एक्स प्लस बी हो जाए, अगर ऐसा फॉर्म आपको कहीं भी दिखे डायरेक्ट, तो उसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, ये हम आपको बताते हैं। मतलब x के जगह अगर कहीं ax प्लस बी दिखे तो इसके लिए बहुत ही आसान रूल है, वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बच्चों पावर रूल में हम अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n नहीं लेंगे, ax प्लस बी टू द पावर n लेंगे। बच्चों यहाँ पर a भी एक कोई कांस्टेंट है और b भी कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे b जीरो भी हो सकता है, a जीरो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। b कैन बी जीरो बट a कैन नॉट बी जीरो, नहीं तो x का तो फंक्शन ही नहीं बच जाएगा, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैं अब एग्जांपल बताने वाला इस फंक्शन एफ एक्स के जगह अगर इनपुट में जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर n, तो यहाँ पर डायरेक्ट x तो है नहीं, तो लेट x प्लस बी इज इक्वल टू हम मान लेंगे बच्चों t। तो अब यहाँ से हम पता करेंगे dt बाई डी एक्स, ये आ गया क्योंकि b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो a बाहर आ जाएगा, x का x से रिस्पेक्ट में a, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया है आपको कि नहीं क्लियर हुआ बच्चों। अरे मेरे भाई देख, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अच्छी बात है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ पहला टर्म ए एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये कांस्टेंट बाहर है ए डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब ए ही हो जाएगा ना, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, अच्छी बात है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए तो y अपना कितना हो जा रहा था बच्चों, t के पावर n, तो dy बाई डी टी क्या हो जा रहा था बच्चों, n इंटू टी के पावर n माइनस वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसको मैं मिटा दूं, इसको और इसको जैसे हम लोग चेन रूल फॉलो करते आ रहे हैं, चेन ही तो बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स जो आया है बच्चों वो क्या आ गया है बच्चों, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ा है बच्चों, और n इंटू टी के पावर n माइनस वन है, तो t किसको माना है, बच्चों ध्यान से देखो, n इंटू एक्स प्लस बी के पावर n माइनस वन। अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते थे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन आता था, पर यहाँ एक a से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, अगर x के जगह ax प्लस बी हो जा रहा है तो a से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जैसे ये वाला चीज़ तो आपको समझना है, अगली बार मैं बताने वाला हूँ जिससे आपको और फीलिंग आ जाए इस पर। जैसे बच्चों मान लो कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, तो फिर हम मानेंगे कि t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो अब बच्चों डी टी बाई डी एक्स ए हो गया। अब y इज इक्वल टू साइन टी है, इसको और डी वाई बाई डी टी क्या हो गया बच्चों, कॉस टी, मतलब इसको और इसको ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो a से ही तो फाइनली मल्टीप्लाई हो रहा है। इनपुट में यहाँ ax प्लस बी है तो इनपुट में तो ax प्लस बी ही रह जा रहा है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स अगर रखोगे इनपुट चेंज नहीं होगा, ax प्लस बी है ना फंक्शन का इनपुट, तो वही रह जाएगा, यानी a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस a से मल्टीप्लाई हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इनपुट बस वही रह जा रहा है कि नहीं, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार और काम कर लेते हैं, बस a से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस बी आ जाए सपोज, तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस बी कर दे रहे हैं, उतना करने का ज़रूरत नहीं था एक्चुअली, तो डी टी बाई डी एक्स फिर से यहाँ a लिखेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू ई के पावर t लिखेंगे, तो dy बाई डी टी बच्चों हो जाएगा अपना e टू द पावर t।
अब dy बाई डी एक्स फिर से लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स तो यहाँ अपना a आ ही चुका है, मल्टीप्लिकेशन में इसको पहले लिखो या इसको पहले, तो इसको a लिख दो, और dy बाई डी टी ई के पावर t, और t को तो वही लिखना पड़ेगा, इनपुट में वही रहेगा, बस a से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर कि अपना लाइफ थोड़ा इजी हो जाए बच्चों। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे है, y इज इक्वल टू कोई बोल दे आपसे ln ax प्लस बी, तो ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था 1/x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/x प्लस बी, क्योंकि इनपुट में क्या है वही है, और सिंपली a से मल्टीप्लाई कर देना है। अब y इज इक्वल टू, मान लो बच्चों कि कहीं है आपका क्या है tan ax प्लस बी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगर आप लिखना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले a से मल्टीप्लाई कर दो और सेक स्क्वायर ax प्लस बी, इनपुट में लीनियर फंक्शन रहता है, तो इसको ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करते चलते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आता है। तो बच्चों मान लो कि कहीं दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर 3x, b 0 है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स सिंपली क्या लिखेंगे भाई 3 इंटू ई के पावर 3x। अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x रहता तो a की जगह यहाँ -1 है और a से ही मल्टीप्लाई होना है, तो dy बाई डी एक्स बच्चों हम लिखेंगे -1, क्योंकि a की जगह यहाँ -1 इंटू एक्स है, e के पावर -x। अब मेरे को लगता है कि इनपुट में अगर ax प्लस बी रहे तो आपका लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब एक और हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ax प्लस बी वाले में आप नहीं अटकेंगे। जैसे y इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस 7 रहता, तो यहाँ a की जगह 3 है, तो dy बाई डी एक्स आप सिंपली करते समय क्या करोगे, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, यहाँ ये नहीं कि कुछ और है, यानी बच्चों यहाँ पर सिंपली 3 कॉस का माइनस साइन होता है, इनपुट वही रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, ये तो हो गया आपका, है कि नहीं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बच्चों कहीं मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहे, तो यहाँ क्या है बच्चों, डायरेक्ट अलजेब्राइक का ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो t इज इक्वल टू फिर मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dt बाई डी एक्स डायरेक्टली समझ में आ जाएगा 2x प्लस 2। अब बच्चों y इज इक्वल टू चूँकि हो गया साइन t, तो dy बाई डी टी हो जाएगा आपका कॉस t, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तब जाके dy बाई डी एक्स आ रहा था अपना, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आ रहा था। अंदर वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों 2x प्लस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कॉस t, यानी कॉस t के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपको क्लियर पिक्चर हो रहा होगा, इनपुट जो फंक्शन का है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है डिफरेंशिएट होने के बाद भी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के इनपुट में यही रह जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन फिर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन रहे तो एक ही बार में ये सब काम हो जाता है। आपके दिमाग में चमक रहा होगा ये सारा बात, है कि नहीं बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, एक और फंक्शन लिखो बच्चों, बहुत हम स्लोली जाएंगे, अंडर रूट ln साइन एक्स। यहाँ पे कितना लेयर है यही पहचानना है, तो बच्चों ln साइन एक्स का पावर 1/2, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक का लोगरिथमिक है और लोगरिथमिक का अलजेब्राइक है, मतलब 2 लेयर यहाँ पे बन गया। मतलब बच्चों ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ध्यान से देखो। पहले मानना पड़ेगा लेट
t इज इक्वल टू साइन एक्स एक चीज़ मान लिया हमने, अच्छी बात है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे y आप लिखोगे बच्चों ln t के पावर 1/2। तो अब लेट ln t इज इक्वल टू p या p इज इक्वल टू ln t, तब y को आप क्या लिखोगे बच्चों, p के पावर 1/2, क्योंकि ln t को हमने p मान लिया है। तो y इज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ p इज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t and t is a direct function of x. So t can be differentiated directly with respect to x, right? p can be directly differentiated with respect to t and y can be directly differentiated with respect to p. So here we can find out what we can find out, dy by dp we can find out into dp by dt we can find out into dt by dx we can find out। तो इसको सोल्व कर दो बच्चों, dp से dp कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dy by dx बच गया। कितना आसान था लाइफ, डायरेक्ट फंक्शन के फॉर्म में अंदर से बाहर निकलते हुए, मानते हुए बाहर निकलने पर लाइफ इजी हो जाता है। सबसे इनर मोस्ट फंक्शन पे देखो, फिर आउटर मोस्ट पर देखो, फिर उसके आउटर मोस्ट पर देखो, कुछ मानते हुए बाहर निकलते जाओ और जो माने हो फंक्शन का जो इनपुट है डायरेक्ट इनपुट के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, लाइफ इजी हो जाएगा आपका। तो dy बाई डी पी यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 रूट पी, अलजेब्राइक फंक्शन डायरेक्ट। dp बाई डी टी क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए 1/t, dt बाई डी एक्स क्या लिखेंगे बच्चों, cos x, यही हो जाएगा अपना dy बाई डी एक्स। तो बच्चों अभी मैं दिखता हूँ 1/2 रूट पी मतलब 1/2 रूट पी का मतलब क्या है बच्चों, p कौन था, ln t था। तो ln t किसको माना है हमने, sin x को, तो sin x हो गया बच्चों 2 रूट पी। p क्या था बच्चों, ln t क्या था, sin x। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो माना है वो नहीं लिखेंगे, जिसको माना है उसको लिखेंगे। अब 1/t इसका मतलब है बच्चों, 1/t का मतलब है कि 1/sin x और इनटू cos x। यहाँ पे cos x बाई sin x cot x हो जाएगा। मेरे को लगता है कि अब आपको चेन रूल समझ में आ गया है, कॉम्पोजिट फंक्शन भी समझ में आ गया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा हजारों लेयर हो सकता है, तो आपको ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर लेयर के अंदर लेयर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर लेयर के अंदर लेयर है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।